पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। मैं दूरबीन से इलाके का जायजा ले रहा था। हमें काफी मुनासिब जगह मिली थी। वहाँ बामिक टॉप की तरफ से खतरा मौजूद था कि वो हमारी पुश्त पर थी और फासला भी ज्यादा नहीं था। अलबत्ता साइलेंसर की वजह से हमारी कमीन गाह को पहचानना उतना आसान नहीं था। कोई मुस्तनद स्नाइपर ही अंदाजा कर सकता था कि गोली किस तरफ से आ रही है। हमें वहाँ खतरा सिर्फ करीबी घर वालों की तरफ से था कि उनके जरिए हमारी मौजूदगी की खबर फैल सकती थी। मैंने इस बारे में पहली फुर्सत में मकीनों को हिदायत कर दी होती, मगर घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था जिससे मैं बात कर सकता। मैं इसलिए भी मुतमईन था कि नजदीक कोई दूसरा घर नजर नहीं आ रहा था। अगर टीकरी के मगरबी नाले में कोई घर मौजूद थे तो हमारी नजर से ओझल थे। बच्चियां बर्तन लेने वापस आईं। मैंने नीचे उतरकर तैयबा को गोद में उठा लिया और उससे दूसरे घरों की बाबत दरियाफ्त करने लगा। दोनों जोश खरोश से अकबी नाले में चंद घरों की खबर देने लगी। कभी कभार वो उधर खेलने भी निकल जाती थी, मगर आज सुबह से वो उधर नहीं जा सकी थी। मैं उनके साथ घर की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर रुककर मैंने तंजीला को कहा, बेटी दादी को बुलाओ, कहना चचा ने कुछ पूछना है। वो भागकर घर में घुस गई। थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसके हमरा एक जवान सा लड़की भी थी जिसने दुपट्टे का पल्लू यूं चेहरे पर लपेटा हुआ था कि सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। दोनों ने गहरी नजर से मुझे देखा। मैंने गुफ्तगू में पहल की, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। उसने नहीफ आवाज में दुआ दी, जीते रहो बेटा। मैंने कहा, माँ जी माफी चाहता हूँ आपको तकलीफ दी। हम दुश्मनों से छुपते फिर रहे हैं। कल का दिन यहाँ गुजार कर किसी और तरफ का रुख करेंगे। अर्ज ये थी कि बच्चों को आज और कल घर में रोक कर रखें, क्योंकि ये मासूम है। हमारे छुपने की बाबत किसी को भी खबर दे सकते हैं, बल्कि हमारे जाने के बाद भी कोशिश करना कि ये इस बारे में किसी से बातचीत न करें ताकि हमारे दुश्मन आपके खिलाफ न हो जाएं। बूढ़ी औरत के पल्ले तो मेरी गुफ्तगू नहीं पड़ी थी, लेकिन जवान सा लड़की अस्पात में सर हिलाते हुए उसे समझाने लगी। उसके मुंह खोलने पर मालूम हुआ कि वो बूढ़ी खातून की बेटी और नन्ही लड़कियों की फुफ्फो थी। आवाज सुनकर मैंने फौरन पहचान लिया था कि रात को हमारा इस्तकबाल इसी ने किया था। बेटी के समझाने पर उसने पुरजोश लहजे में कहा, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमानों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, अल्लाह आपको अच्छी सेहत वाली लंबी उम्र दे माँ जी। हमें फकत राजदारी का इत्मीनान दिला दें, बाकी हम संभाल लेंगे। बेटी ने माँ को मेरा मतलब वाजे किया। उसने मेरे सर पर हाथ रखते हुए औरतों के अजली तजस्सुस का इजहार किया। आपके दुश्मन कौन है बेटा? मैंने कहा, हमारे दुश्मन आपके भी दुश्मन है माँ जी, मगर आप उन्हें पहचानती नहीं हैं। बहरहाल हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। बेटी की वजाहत पर वो हमें दुआएं देने लगी। मैंने चंद बड़े नोट निकालकर उसकी बेटी की तरफ बढ़ा दिए। गहरी स्याह आंखें मेरी जानिब उठी, उनमें घबराहट छुपी हुई थी। नफी में सर हिलाकर वो घर में घुस गई थी। बूढ़ी औरत भी खफीफ अंदाज में मुझे पैसे देने से मना करने लगी। यकीनन वो पैसे के लालची नहीं थे। मैंने तंजीला को पैसे पकड़ाते हुए कहा, बेटी ये अपनी फुफ्फो को दे दो। बूढ़ी औरत इनकार में सर हिलाती रही। मैं मुस्कुराता हुआ पलट आया। सरदार अब तक सोया हुआ था। मैं दूरबीन से इलाके का जायजा लेने लगा। रात वाली जगह पर अब खैमे दिखाई नहीं दे रहे थे। यकीनन वो अपनी लाशें और खैमे समेट कर ले गए थे। मैं आईकॉम ऑन करके उनकी सुनगुन लेने की कोशिश करने लगा। 4 बजने को थे जब वायरलेस पर मुझे पुकारा जाने लगा, SS ओवर। मैंने जवाब देते हुए पैगाम का पूछा, SS सेंड योर मैसेज ओवर। उसने कोड वर्ड में 6 हिंसी हवाला बताया। वेट। उसे इंतजार करने का कहकर मैंने जल्दी से कागज पर पहले वाला हवाला दर्ज किया और कहा, सेंड योर मैसेज ओवर। कंट्रोल ने मुझे 5 मकामात के 6 हिंसी हवाले लिखवाए। आखिर में वो कह रहा था, ये रकूम पक्के हिसाब किताब के बाद पता चली है। समझ जाने का इंदिया देकर मैंने बातचीत खत्म कर दी। रॉजर आउट।
बिलाशुबा वो हवाले उन खामोश मुजाहिदों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत थे जो किसी गडरिये, भिखारी, दहशतगर्द, स्मगलर, शिकारी, डाकू, ताजिर, लकड़हारे या आम मकामी आदमी के भेस में रहकर मालूम कर चुके थे। ये 5 ठिकाने हम दोनों ने संभालने थे। बाकी स्नाइपर्स को दूसरे अहदाफ मिले थे जो हमारी हुदूद से बाहर थे। सरदार ने जमाई लेते हुए मुझे मतून किया। ये बातचीत मचान से थोड़े फासले पर जाकर भी की जा सकती थी। मैं उसे लताड़ते हुए बोला, तुम्हारे इस अहमकाना एतराज का जवाब चोंच बंद रखो के अलावा क्या हो सकता है? बोला, हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी। यकीनन तुम जैसे बेहया से पाला पड़ा होगा। मैंने कहा, हाजी साहब, इकबाल का मिसरा पढ़कर भी तुम सरदार ही रहोगे, अक्लमंद नहीं कहला सकते। इसलिए वाजो नसीहत छोड़ो और मेरी मदद करो। नक्शा फैलाकर मैं 6 हिंसी हवाला नक्शे पर मार्क करने लगा। 15-20 मिनट लगाकर हमने अपनी जगह से 5 मकामात की डिग्रियां और फासले एक कागज पर लिख लिए थे। सिर्फ एक जगह हमारी मार से बाहर थी, क्योंकि उसका फासला 2.5 किलोमीटर के बकदर था और रेंज मास्टर की कारगर रेंज तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि 2 किलोमीटर है। बाकी 4 मकामात के फासले रेंज में थे। सूरज ढलने से पहले हम न सिर्फ इन 5 मकामात को जमीन पर ढूंढ चुके थे, बल्कि दूरबीन से उनका अच्छी तरह जायजा ले चुके थे। ये काम निहायत आसान है, क्योंकि कंपस के जरिए मतलूबा डिग्री और लेजर रेंज फाइंडर के जरिए फासला नाप कर वहाँ बैठे बैठे मतलूबा मकाम को पहचानना चंदा दुश्वार नहीं है। अलबत्ता जो लोग नक्शा बीनी से वाकफियत नहीं रखते, उन्हें इस तरीक़ाकार की समझ नहीं आएगी। शाम को बच्चियां मुर्गी का सालन लाई थीं। न जाने क्यों मुझे लगा कि खुसूसी एहतमाम किया गया था। बर्तन लेने बच्चियों के बजाय 2 औरतें आई थीं। अंधेरे में उनकी शक्लें तो नजर नहीं आ रही थीं, लेकिन आवाज सुनकर अंदाजा हुआ कि एक बच्चियों की जवां साल फुफ्फी और दूसरी तैयबा की माँ थी। वो 2 कंबल भी लाई थीं। पानी का घड़ा भी था। हमारे पास गर्म चादरें मौजूद थी, मगर वो सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बिलाशुबा हमें इन कंबलों की सख्त जरूरत थी। हमने शुक्रिया के साथ कंबल वसूल कर लिए। ज्यादा गुफ्तगू की कोशिश ना उन्होंने की थी, ना हमें ही शौक था। इशा पढ़कर मैंने एक कंबल नीचे बिछाया और दूसरा ओढ़ लिया। सरदार पहरेदारी पर बैठ गया था। गो उस जगह ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन हम जरा सा खतरा मोल लेने को भी तैयार नहीं थे। सरदार मुझे 1 बजे जगा कर खुद सो गया था। मैंने शबदीद ऐनक से अतराफ का जायजा लिया और फिर एक टहनी से टेक लगाकर जाने हयात के ख्यालों में खो गया। छुट्टी से वापस आए 3 माह होने को थे और अब कॉल करने पर अस्सलाम वालेकुम की बजाय उसकी सिसकियां सुनाई देने लगी थीं। रोमाना ने अलबत्ता हिम्मत नहीं हारी थी। वो उसे भी तसल्लियां देती और मुझसे बात करते हुए भी हौसले का इजहार करती थी। हवा की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी। उमूमन पिछली शब को तेज हवा शुरू हो जाती जो तुलुए आफताब के साथ दम तोड़ देती थी, लेकिन कभी कभी दिन भर साए साए की आवाजें सुनाई देती रहती। खुसूसन सर्दियों में तो ये हवा नोकीली सुइयों की तरह आदमी का बदन छेदती थी। जब चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हो, तब ये हवा तकालीफ और अजियतों के हर हरबे से लैस होती है। 3:15 बजे मुझे छापामार दस्तों की रवानगी का पैगाम मिला। QJ7 और 8 से एक टोली उतर रही थी। QJ5 और QJ10 से भी एक टोली ने हरकत करना थी। मेरे और सरदार की जिम्मेदारी QJ7 और 8 की टोलियों की मदद करना थी। कंट्रोल ने उनके कॉल साइन बता दिए थे, जिस हवाले से मैं उन्हें वायरलेस पर पुकार सकता था। मैंने शबदीद ऐनक में QJ टॉप का जायजा लिया, मगर वो पहाड़ी सिलसिला काफी दूर था और शबदीद ऐनक की रेंज उतनी ज्यादा नहीं थी कि मुझे रात के वक्त कोई हरकत नजर आ जाती। अलबत्ता छापामार दस्तों के टॉर्च जलाने की सूरत में उनका नजर आना मुमकिन था, और ये मुमकिन इसलिए वकूफ पजीर नहीं हो सकता था कि तरबियत याफ्ता सिपाह रोशनी जलाने की हिमाकत नहीं कर सकती थी। पाक फौज के मुजाहिदों का अंधेरों में हरकत करना ही वतन अजीज को रोशन रखे हुए है। सुबह का मलगजा उजाला फैलते ही मैंने सरदार को जगाया और नमाज पढ़ने मचान से नीचे उतर गया। हमारी सहूलत को मेजबान पानी का घड़ा वहीं छोड़ गए थे। अजीब मिशन था कि खाने पीने को कोई तंगी पेश नहीं आई थी। गो भूख प्यास बर्दाश्त करना स्नाइपर की रोजमर्रा है, लेकिन जबरदस्ती भूखा प्यासा रहना एक रोजेदार का ही खासा हो सकता है। मैं बमुश्किल नमाज पढ़ सका था कि नाश्ता आ गया। इतने सवेरे रिस्क की आमद पर दिल एहसास शुक्रगुजारी से भर गया था। उलमा से सुना है कि रिस्क भी मौत की तरह इंसान के पीछे फिरता है। नाश्ता देने बच्चियों की जवां साल फुफ्फो ही आई थी। दुपट्टे का पल्लू उसने चेहरे के गिर्द लपेटा हुआ था। उसने वजाहत दी, बच्चियां सोई हुई थीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैंने ममनूनियत से कहा, शुक्रिया बहन। उसने पूछा, आप आज चले जाएंगे? उसका इस्तफसार मुझे अजीब सा लगा था। मैंने गोलमोल जवाब दिया, उम्मीद तो है, क्योंकि हमें खुद भी वापसी का वाजे नहीं था।
चेहरे से सरकते पल्लू को इस्तरारी अंदाज में ठीक करते हुए उसने पेशकश की, कुछ जरूरत हो तो मांग लिया करें। उसे गुफ्तगू पर आमादा देखकर मैंने बात बढ़ाई, तुम्हारे भाई और भाभी कब लौटेंगे? उसने तफसीली जवाब दिया, बात हुई थी, अल्लाह ने मुझे भतीजे से नवाजा है, भाभी भी ठीक है, शायद आज रात या कल तक वापस लौट आए। सरदार ने नमाज पढ़ ली थी, करीब होकर उसके सर पर हाथ रखा, बोला, मेरी बहन का नाम क्या है? वो धीरे से बोली, ज़रमीने। सरदार बोला, शुक्रिया ज़रमीने बहन, आप लोगों ने हमारा इतना ख्याल रखा। सरदार चौकड़ी मार कर नीचे बैठा और पराठों से कपड़ा हटाने लगा। यकीनन वो नीचे ही नाश्ता निपटाना चाहता था। ज़रमीने वापस मुड़ी लेकिन चंद कदम लेकर रुक गई। लम्हा भर रुक कर उसका रुख हमारी जानिब हुआ, लेकिन फिर घर को मुड़ गई। मुझे लगा कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन गुमगू की कैफियत में थी। उसका हिचकिचाना अजीब लगा था। केतली से पानी भरते हुए मैंने पुकारा, ज़रमीने। उसका रुख हमारी जानिब हुआ, मगर वो आगे ना आई। मैंने हाथ से करीब आने का इशारा किया। वो झिझकते हुए करीब आ गई। इस्तरारी अंदाज में हाथ मरोड़ते हुए उसे दुपट्टे का पल्लू संभालना याद नहीं रहा था। मासूमियत भरे चेहरे पर हया आलूद सुर्खी फैली हुई थी। उसकी गहरी स्याह आंखें और जाजिब नजर नैन नक्श किसी को भी बहका सकते थे। मैंने मुतबस्सम होकर बोलने की तरकीब दी, कुछ कहना चाहती हो? उसने हकलाते हुए हाजत बयान की, भाई, मुझे मोबाइल फोन का बहुत शौक है, लेकिन लाला जान के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि खरीद दें। थोड़ा थोड़ा करके जमा किए थे, लेकिन भाभी की बीमारी पर खर्च हो गए। मैं खुश दिली से मुस्कुराया, मोबाइल फोन चाहिए या रकम? वो फौरन बोली, मोबाइल। काली स्याह आंखों में हसरत हिलकोरे लेती नजर आई। मैं दिल महसूस कर रह गया था। कितनी छोटी सी मासूम ख्वाहिश थी जो उसके लिए पहाड़ बनी हुई थी। बिलाशुबा इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। एक तमन्ना हासिल करो तो अगली को दिल मचल उठता है। बकौल शायर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अगर वो मुहज़्ज़ब दुनिया में होती तो बजाते खुद कई दिलों की तमन्नाओं का मरकज होती, लेकिन इन पहाड़ों में उसे चाहने या सराहने वाला कोई न था। उसे अपनी खूबसूरती का अंदाजा था, ना अपनी अहमियत का पता था, क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी लानत से वो बाहया, बाकिरदार और मासूम लड़की कोसों दूर थी। और हकीकत भी यही थी कि वजीरिस्तान की औरत शर्मो हया की पुतली होती है। वजीरिस्तान में बदकिरदारी और फहाशी का गुजर ही नहीं है। शादी से पहले के याराने, इश्क, माशूकी और ऐसी दूसरी खराफात से वजीरिस्तान का माशरा कोसों दूर है। ज़रमीने की ख्वाहिश पर मैंने अपने कीमती मोबाइल फोन से कनेक्शन कार्ड निकाला और फोन उसकी जानिब बढ़ाया। ये लो, अब खुश? उसके चेहरे पर बेयकीनी उभरी और उसने झिझकते हुए मोबाइल फोन पकड़ लिया। सरदार बोला, मोबाइल दे दिया है तो चार्जर भी बेचारी के हवाले कर दो। मैंने ज़रमीने को रुकने का इशारा किया, 1 मिनट, और मैं मचान पर चढ़ गया और अपने झोले से चार्जर निकाल लाया। ये भी रख लो। मैंने चार्जर भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मुताज्जिब होकर चार्जर भी थामा और बेयकीनी से मुझे घूरती रही। उसे शायद ये सब सपना लग रहा था। मैंने मुतबस्सम होकर पूछा, इस्तेमाल कर लोगी ना? सरदार ने मुंह बनाते हुए लुकमा दिया, नहीं तो राजा अपना मिशन पसे पुश्त डालकर ये जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। सरदार की उर्दू तो उसके सर पर से गुजर गई थी, अलबत्ता मेरी बात का जवाब उसने पुरजोश अंदाज में सर हिला कर दिया था। मैंने कहा, तो ठीक है, जाओ, और मैं नाश्ता करने बैठ गया। आप बहुत अच्छे हैं, खुशी से भरपूर लहजे में कहकर वो मुड़ी और छोटे बच्चों की तरह कलांचे भरते हुए भाग पड़ी। यकीनन वो नाश्ता लेकर भी इसी मकसद से आई थी कि हम तक अपनी ख्वाहिश पहुंचा सके। बड़ा सा निवाला लेते हुए सरदार ने मुंह शगाफी की, अगर तुम्हारा ख्याल है कि चंद हजार के मोबाइल पर ज़रमीने जैसी हसीना का रिश्ता मिल जाएगा तो ये खुशफहमी उसके भाइयों से मिलते ही दूर हो जाएगी। मैंने चोट की, सावन के अंधे को हरा और सरदार खान को बुरा ही सूझता है। वो तुर्की बतुर्की बोला, 2 बीवियों के होते हुए तीसरी फंसाने वाले तुम हो और बुरा मैं हो गया, मैं जो एक पर ही शुक्रगुजार है। मैं खफकी से बोला, एक गरीब लड़की की मासूम सी ख्वाहिश को पूरा करना इतना गलत हो गया कि तुमने बकवास शुरू कर दी। वो बोला, इन मुकालमों से उन्हें मुतासिर करो जो तुम्हारे करतूतों से नावाकिफ हैं। उसके इत्मीनान में फर्क नहीं आया था। मैंने तंग आकर मौजू तब्दील किया कि उसकी बकवास इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती थी। आखिरी निवाला मुंह में डालकर उसने चाय की प्याली उठाई। तुमसे वक्त मिला रहा हूँ। मैंने कहा, ऊपर पहुंचकर अपनी पार्टियों को ताड़ो, मैं बस 2 निवाले लेकर आता हूँ। बाकी मांदा चाय हलक में उंडेल कर वो सर हिलाते हुए मचान की तरफ बढ़ गया। अगले 5 मिनट में मैं भी ऊपर था। सरदार दूरबीन आंखों से लगाए अतराफ का जायजा ले रहा था। मैं रेंज मास्टर को झोले से निकालकर पुर्जों पर लगा तेल कपड़े से खुश्क करने लगा। कोई भी हथियार जब इस्तेमाल ना हो रहा हो तो उसके पुर्जों पर तेल लगा कर रखना मुफीद रहता है।
इस तरह पुर्जे जंग भी नहीं पकड़ते और चाल वाले पुर्जे भी बेहतर हालत में रहते हैं। अलबत्ता फायर करने से पहले पुर्जों से तेल खुश्क करना निहायत जरूरी है। ऐसा न करने की सूरत में हथियार सही फायर नहीं करेगा और गोलियां निशाने पर नहीं लगेंगी। फायर के ज़िमन में बहुत छोटी छोटी और आम सी बातें ऐसी हैं जिनकी एहतियात रख कर एक आम फायरर भी अपने निशाने को बेहतर कर सकता है। स्नाइपर्स तो हथियार और एमुनिशन के बारे में बहुत वहमी होते हैं। नरम कपड़े से मैंने पुर्जों को अच्छी तरह साफ करके पुल इन थ्रू में चंदी डाली ताकि नाल का तेल खुश्क कर सकूं। ये एक मजबूत तस्मा होता है जिसके एक जानिब अंगुष्ठ भर लंबा लोहे का टुकड़ा लगा होता है और दूसरी जानिब तस्मे को मोड़कर उसमें कपड़े की नरम चंदी डालने के लिए बनी होती है। इसकी मदद से बैरल की सफाई की जाती है। रेंज मास्टर की बैरल की सफाई के लिए लोहे का रॉड इजाफी सामान के साथ मिलता है, लेकिन मिशन पर इतना लंबा रॉड साथ फिराना मुमकिन नहीं होता। ये कमी पुल इन थ्रू से पूरी की जाती है। सरदार की मदद से मैंने बैरल में चंद पुल इन थ्रू मारे और पुर्जों को जोड़ने लगा। 2-3 मिनट में राइफल फायर को तैयार थी। रेंज मास्टर पर लेट कर ही फायर किया जा सकता है, लेकिन मचान पर उतनी जगह नहीं थी कि 5 फुट लंबी राइफल और 5.25 फुट का फायरर लेट सकता। ये मसला पहले से मेरी नजर में था, तभी मैंने राइफल के 2 पाई के लिए चारों अतराफ में जगह बनाई थी जहां 2 पाई टेक कर मैं बैठे बैठे भी फायर कर सकूं। गो सरदार भी अच्छा फायरर था, कम ही निशाना खता करता था, मगर अमेरिका में स्नाइपर कोर्स के बाद मेरी मौजूदगी में वो हमेशा स्पॉटर की जिम्मेदारियां निभाता था। तैयार होकर मैंने पूछा, कोई हरकत नजर आ रही है? उसने पेशावराना अंदाज में सम दिखाई। सामने बड़े पत्थर का दायां किनारा, 2 o'clock की लाइन। पहाड़ की बुनियाद में अपनी पहली टोली पहुंच गई है। 2 o'clock का मतलब यही था कि सामने बड़े पत्थर के दाएं किनारे पर अगर सुइयों वाली घड़ी रख दी जाए तो घंटे वाली सुई 2 पर पहुंचकर जिस जानिब इशारा करे वो समत। मैंने लियोपोल्ड साइट में उस जानिब देखा। पाक आर्मी की वर्दी में चंद अफराद मोहतात अंदाज में एक जानिब बढ़ते नजर आए। सरदार की आवाज आई, मदद का निशान बड़ा पत्थर, 10 बजे की लाइन। दूसरी टोली भी नमूदार हो गई है। उधर शिस्त फेरने पर भी मुझे 10-12 फौजी नजर आए। दोनों टोलियां लहदा अहदाफ की तरफ बढ़ गई थीं। उनकी हरकत से हमें अंदाजा हो गया था कि वो किस हदफ पर हमले का इरादा रखती हैं। दुश्मन के ठिकाने हमारे पास दर्ज थे। दुश्मन के 4 ठिकाने हमें नजर आ रहे थे। अगर एक तरतीब से बताना शुरू करूं तो पहला ठिकाना शुमाल की जानिब था। इसे हदफ अव्वल कहूं तो उसके साथ जुनूब की जानिब हदफ दोम और उसी रुख आगे बढ़ते हुए हदफ सोम और चहारम था। 5वां हदफ हमारी हद से बाहर था और हमारी जगह से नजर भी नहीं आ रहा था। हमने जिन 2 जत्थों की मदद और रहनुमाई करना थी उनमें एक चीता दल और दूसरा तूफान दल था। पहले मरहले में चीता दल हदफ सोम पर हमला कर रहा था और तूफान दल ने हदफ अव्वल पर हल्ला बोलना था। मैं पहली टोली से राब्ता करने लगा। SS फॉर चीता दल ओवर। फौरन ही जवाब आ गया, चीता दल सेंड योर मैसेज ओवर। मैंने कहा, चीता दल, दुश्मन के 2 पहरेदार नजर आ रहे हैं। जैसे ही आप घेरा मुकम्मल कर लेते हैं मैं उन्हें नाकारा कर दूंगा, ओवर। दूसरी तरफ से आवाज आई, SS, क्या हम उन्हें दूर से नजर आ सकते हैं, ओवर। मैंने कहा, चीता दल, नाला अबूर करते ही तुम्हें रींग कर जाना पड़ेगा। शुमाली जानिब चंद झाड़ियां नजर आ रही हैं, रॉजर सो फार। मैंने तस्दीक चाही। चीता दल ने समझ जाने का इंदिया देकर मजीद पैगाम का तकाजा किया, यस, ओवर। मैंने कहा, तुम्हारी टोली उस जानिब आड़ लेकर हदफ के करीब पहुंच सकती है। अपने तमाम अफराद को वहां इकट्ठा करो। जो ही तमाम पहुंच जाएं मुझे मुत्तला करो, ओवर। चीता दल के रॉजर कहने पर मेरी बात जारी रही। तुम्हारे इकट्ठे होते ही मैं पहरेदारों को नाकारा कर दूंगा। मेरा इशारा मिलते ही तुम हदफ पर हल्ला बोल सकते हो, ओवर। चीता दल ने रॉजर कहा और मैंने आउट कहकर बात खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरदार बातचीत खत्म होने का मुंतजिर था। बोला, फासला 1345 मीटर, हवा 15 किलोमीटर फी घंटा। उसने फासला और हवा की रफ्तार बताई। स्नाइपर को फायर करने से पहले हवा की रफ्तार मालूम करने की जरूरत होती है क्योंकि हवा फायर पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। अगर हवा की अकसाम की बात की जाए तो 7 किलोमीटर फी घंटा चलने वाली हवा को हल्की हवा कहते हैं जो फायर पर खास असरअंदाज नहीं होती। अलबत्ता स्नाइपर्स उसका भी हिसाब रखते हैं। उसके बाद दरमियानी हवा जिसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर फी घंटा, फिर ताज़ा हवा 16 से 24 किलोमीटर फी घंटा, तेज हवा 24 से 32 किलोमीटर फी घंटा और बहुत ज्यादा तेज हवा जो 32 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा होती है। मैं हवा का फर्क निकालने को डिफ्लेक्शन नॉब घुमाने लगा। इस असना में सरदार ने हदफ की डिग्री मालूम की। डिग्री से मुराद बुलंदी से नशेब की डिग्री से है। चूंकि हदफ हमसे गहराई में था इसलिए मैं बराह रास्त रेंज नहीं लगा सकता था। डिग्री का फर्क निकाल कर उसने रेंज बता दी। मैंने एलिवेशन नॉब पर मतलूबा क्लिक लगाए, राइफल कॉक की और बट कंधे में फंसा लिया।
चीता दल के अफराद नाले के उठे किनारे की आड़ लेकर झाड़ियों के शुमाली झुंड में इकट्ठे हो रहे थे। मैंने वायरलेस सेट सरदार की तरफ बढ़ाया। तूफान दल की रहनुमाई करो, उन्हें कहो हदफ का घेराव करके 300 मीटर के दायरे तक सिमटें और उसके बाद मुंतजिर रहें। जो ही चीता दल कार्रवाई करेगा, फायरिंग की आवाज सुनकर दुश्मन जरूर आड़ से बाहर आएंगे, तब वो उन्हें निशाना बना सकते हैं। सरदार दूरबीन के जरिए हदफ अव्वल का जायजा लेकर तूफान दल की रहनुमाई करने लगा। वो हदफ लगभग 1950 मीटर की दूरी पर था। इसी असना में चीता दल हमें जगह पर पहुंच जाने की इत्तला देने लगा। मैं सरदार को मुखातिब हुआ, चीता दल को कहो अगले 30 सेकंड में पेशकदमी को तैयार रहे। तूफान दल को इंतजार करवा कर वो चीता दल को मेरा पैगाम पहुंचाने लगा, जबकि मेरी तवज्जो पहरेदारों पर थी। उस इलाके में आम लोगों के मकानों पर भी मोर्चे बने होते हैं, लेकिन वो मकान यकीनन जेर तामीर था कि उसकी छत पर अब तक मोर्चे नहीं बने थे। अलबत्ता ये मालूम नहीं था कि वो किसी दूसरे का मकान था या वो खुद ही तामीर कर रहे थे। गालिब गुमान यही था कि किसी गरीब के मकान पर वो जबरदस्ती काबिज हुए थे। मकान के दरवाजे पर एक पहरेदार कुर्सी डाले बैठा था, दूसरा साथी उसकी जानिब पीठ मोड़े चंद कदम दूर खड़ा था। गो खड़ा हुआ फर्द आसान हदफ था कि उसका मुकम्मल जिस्म नजर आ रहा था, जबकि बैठे हुए आदमी का सिर्फ सर नजर आ रहा था, बाकी जिस्म कुर्सी ने छुपा लिया था। बिलाशुबा कुर्सी रेंज मास्टर की गोली के खिलाफ आड़ नहीं बन सकती थी, लेकिन कुर्सी में लोहे की चादर लगी होती तो गोली की रफ्तार को कम करके हदफ के बचाव में मददगार साबित हो सकती थी। लड़ाई का बुनियादी उसूल यही है कि पहले आसान हदफ को निशाना बनाओ ताकि यकीनी कामयाबी हासिल हो। लेकिन मैं आसान हदफ को पहले निशाना बनाता तो कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स चौकन्ना हो जाता, क्योंकि उसका रुख अपने साथी की तरफ था। उसके बरक्स खड़े हुए आदमी की साथी की जानिब पीठ थी। उसके चौकन्ना होने तक मैं उसे भी शिकार कर सकता था। मैंने फैसला करने में देर नहीं की थी, क्योंकि स्नाइपर ऐसे फैसले सेकंड के 10वें हिस्से में कर चुका होता है। कुर्सी पर बैठे शख्स के सर पर निशाना साध कर मैंने सांस रोका और ट्रिगर दबा दिया। उम्दा साइलेंसर की बदौलत सिर्फ ठक की आवाज उभरी और गोली ने उसके सर का बालाई हिस्सा उड़ा दिया था। वो मुंह के बल गिरा। मैं नतीजा देखने के लिए नहीं रुका था। राइफल को दोबारा कॉक करके मैंने खड़े हुए शख्स पर शिस्त ली। साथी के गिरने पर उसने मुड़कर देखा। लम्हा भर को वो सुन हो गया था और इतना वक्त मुझे काफी था। दूसरी ठक ने उसे भी लुढ़का दिया था। हमेशा पहली गोली चलाते हुए स्नाइपर मुतजलजल रहता है। पहली गोली के निशाने पर लगते ही बाकी गोलियां हदफ पर मारना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि यूं उसका हौसला बढ़ने के साथ अपने हिसाब किताब की दुरुस्ती का यकीन भी हो जाता है। हिसाब किताब से मेरी मुराद हवा की रफ्तार और हदफ का फासला जांच कर दुरुस्त रेंज लगाने से है। तूफान दल की रहनुमाई करके सरदार उस जानिब मुतवज्जे हो गया था। पहरेदारों के लुढ़कते ही उसने चीता दल को इत्तला पहुंचा दी थी। ऑपरेशन शुरू हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।